दोस्तों, हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो मिस्टर मोहम्मद जॉन हुसैन हैं। ये सीजन जर्नलिस्ट हैं और अच्छी बात यह है कि ये तेहरान ईरान के अंदर जो है वो मुकीम है इस वक्त। तो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में ईरान का पर्सपेक्टिव बता सकेंगे। दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मोहम्मद तकी साहब हैं। ये फैकल्टी हमारे मेंबर हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के, फैकल्टी ऑफ लॉ। और इनका इनकी भी पूरी नज़र है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो ये हमको बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। जो फॉर्मेट हमारे प्रोग्राम का है वो ये है कि इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, मगर ये जूम का सेशन है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इंटरप्ट करने के बजाय अगर वो लिख देंगे अपना सवाल। मेरे पास ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, तो वो सवाल मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पैनलिस्ट जो होंगे उनसे मैं पूछ लूंगा, और इस तरह एक फ्लो के अंदर ये पूरा तमाम प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले मैं जॉन साहब से गुजारिश करूंगा कि जॉन साहब इस डिबेट का आगाज करें, इस डिस्कशन का आगाज करें, और हमें बताएं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, ईरान की कौम क्या है, ईरान की कौम किस तरह सोचती है, क्या प्लस है क्या माइनस है, पाकिस्तान कहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ कहाँ है। पे खड़ा हुआ है। तो ये तमाम तो ये चीजों के तमाम ऊपर चीजों आप के रोशनी ऊपर आप डालें, और रोशनी डालेंगे और इसके साथ साथ ही जो है वो तकी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, और मामला जो है हम आगे बढ़ता चला जाएगा। जॉन साहब। सलाम वालेकुम कामरान साहब और बाकी सबको भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। इर्तिका इंस्टीट्यूट, तकी साहब, कलीम साहब, कामरान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज में तो हालात हाजरा की बात करें तो जो ये जंग है इसको 50 दिन हो चुके हैं। अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी सीज फायर पीरियड में है दोनों पार्टीज। और ये जो जंग है जिसको रमजान वॉर भी कहा जाता है, जो कि एक तीसरी सॉर्ट ऑफ कोशिश है या तीसरी डिसेप्शन, थर्ड डिसेप्शन कहा जाता है इसको। जेसीपीओ अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट खत्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 2015 में न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था, उसको 2018 में जो खत्म किया, पहले वो वाकया। फिर 12 दिन की जंग जो पिछले पिछले साल इसराइल के साथ हुई निगोसिएशंस के दौरान, दूसरा वो वाकया। और अब तीसरा ये वाकया जब ओमान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और अमेरिका ने, हाँ, और इसराइल के साथ हमला कर दिया ईरान के ऊपर, ये तीसरा वाकया। ये जो सिचुएशन है वो इस वक्त तक यहाँ पहुंची है कि जो पूरी जंग का सिलसिला चला उसके अंदर 2000 से जायद ईरानी लोग शहीद हुए। 1,25,000 के करीब, अकॉर्डिंग टू रेड क्रिसेंट सोसाइटी, 1,25,000 के करीब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, मेट्रो स्टेशंस, रेस्क्यू टीम्स के ऑफिसेज, फायर डिपोज, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जिसके अंदर बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियां, पैकेजिंग की फैक्ट्रियां, स्टील की फैक्ट्रियां, एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां, डिसैलिनेशन प्लांट केशम के अंदर, और 4 के करीब ऑयल रिफाइनरीज और डिफरेंट ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और 2 के करीब पावर प्लांट्स तबाह किए गए। जिसके साथ साथ 1 लाख तक रेजिडेंशियल यूनिट्स या तो डैमेज हुए या तो डिस्ट्रॉय हुए, और ब्रिजेस के ऊपर भी हमने हमले एंड में देखे। बहरहाल ये साइड जो लॉसेज ईरान ने फेस किए, इंक्लूडिंग इट्स लीडरशिप, जो मुख्तलिफ कमांडर्स की जो शहादतें हुई और आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत हुई, उसके उसके बावजूद ईरान जंग जो है वो लड़ता रहा। और हमने देखा कि अमेरिका की साइड से जो उन्होंने कैरियर्स, लिंकन कैरियर, जेरल्ड आर फोर्ड, अलॉन्ग विद द डिप्लॉयमेंट्स, जो 50-40 हजार से जायद फौजी जो डिप्लॉय किए हुए हैं इस पूरे रीजन के अंदर, उस समय ईरान को वो जो गोल्स थे उनके, फॉर एग्जांपल रिजीम चेंज का गोल, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का गोल, जो कि उन्होंने पहले भी खत्म कर दिया था उनके मुताबिक, लेकिन बहरहाल दोबारा खत्म कर रहे हैं वो गोल, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का गोल, ये सारे गोल्स में वो कामयाब ना हो सके। और ऑन दी अदर हैंड ईरान, जिसके कोई गोल्स नहीं थे, उनका गोल अग्रेशन को फेस करते हुए सिर्फ डिफेंस था, उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एडिशनली उनको मिला जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अभी तक ये सिचुएशन यहाँ पे ये चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ब्लॉकेड, सो कॉल्ड ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसको अब वो इंटेंसिफाई कर रहा है। और ईरान ने उसके इस पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रेटरिक को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। ओके। तकी साहब, आपका क्या टेक है इन
इस तमाम मामले के ऊपर? ये ओपनिंग डायलॉग है, तो आप मैं क्या चंद सवाल कहेंगे? लेकर आ रहा था, क्योंकि हमारा जो मेन जो इस वक्त जो गेस्ट है वो जाहिर बात है जॉन साहब है, जो कि इन्होंने इब्तदाई कलिमात में अपनी जो वहाँ की चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैं जॉन साहब के सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि जॉन साहब, आप और अवामी इदराक, ईरानी अवाम पर जो मुसलत करदा जंग ईरान इराक को के तजुर्बे की रोशनी में आजकल के हालात को वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, बहुत अच्छा सवाल है। ईरानी अवाम की अगर बात करें तो अवाम के अंदर मुख्तलिफ राय जो है वो पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एज अ स्टेट यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो मेजोरिटी, मुझे जो नजर आया है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट की, सॉरी, सिस्टम की सपोर्ट में ही था पहले भी। बीच में जो प्रोटेस्ट हुए उस पर भी दिखाया गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कबूला कि हम प्रोटेस्टर्स को असला पहुंचाने वाले थे। और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के थ्रू जो इदारे फंड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान जो कि फेयरफैक्स में बेस्ड है, या फॉर एग्जांपल लदान बोरोबन सेंटर जो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, उनके थ्रू जो नंबर्स बनाए और जिस तरीके से दिखाया गया उस आवाम के बारे में कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर जबर हो रहा है, वही आवाम, बिल्कुल आपने सही कहा, ईरान इराक वॉर में जब इनके पास कुछ भी नहीं था तब भी वो लड़ रहे थे सद्दाम के खिलाफ, जबकि कोई एलाइज, कोई प्रॉक्सी सो कॉल्ड नहीं थी ईरान के पास। और अभी भी हमें नजर आया कि जब सिविलाइजेशन की थ्रेट दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा ईरान की, तब यही लोग, हमें नजर आया कि पावर प्लांट्स के ऊपर जाके खड़े हो गए, ब्रिजेस के ऊपर जाके खड़े हो गए। एक ओवरऑल नेशनल यूनिटी का सेंटिमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में अभी अवाम की जो आमादगी है वो सिर्फ इसी चीज से जाहिर होती है कि 1.5 करोड़ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है विद द गवर्नमेंट, कि अगर कल को अमेरिका आता है, लैंड इनकर्जन करता है, मतलब जमीनी हमला करता है, तो ईरानी 1.5 करोड़ ईरानी हैं जो इस वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा दिया है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क है जो मैंने नोटिस किए हैं। पहला तो ये कि इराक की जो जंग थी, या दुनिया में कहीं भी अमेरिका ने जो जंगें की पहले, उसके अंदर इसराइल का जो इसराइल फर्स्ट पॉलिसी जो है उस वक्त तक सामने नजर नहीं आई थी। इराक के अंदर जंग की, अफगानिस्तान के अंदर जंग की, दूसरे मुकामात के अंदर 80 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन जो की, उसके अंदर कहीं भी इसराइल का जिक्र नहीं आता था। लेकिन अब आई थिंक चेंज सिचुएशन इस तरीके से हुई है कि फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में और गाजा के अंदर जो बमबारी इसराइल ने की, जारियाना हमले जो किए, उसके कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन अवाम के अंदर एक सेंटिमेंट बहरहाल लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे, मतलब राइट पे फॉर एग्जांपल निक फुएंटेस, क्रकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, ये लोग, और लेफ्ट साइड पे मैक्स ब्लूमेंथाल, ओवन जोन्स, एना कैस्पेरियन, चैंग, ये सारे लोग। तो इन्होंने इजराइल फर्स्ट पॉलिसी को एक्सपोज किया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जोसेफ केंट जो कि काउंटर टेररिज्म चीफ थे, उन्होंने भी जो अपने रेजिग्नेशन के अंदर लिखा कि फॉर एग्जांपल ईरान न्यूक्लियर वेपन वैसे भी नहीं बनाना चाहता, हमें पता है, और इसराइल की वजह से अमेरिका इस जंग में गया है। तो आई थिंक एक सेंटिमेंट चेंज तो यह है कि इसराइल एक्सपोज हो चुका है अमेरिकन अवाम के सामने। दूसरी चीज इराक से आई थिंक डिस्टिंग्विश इस तरीके से है कि इराक जंग में जो सपोर्ट था वो सामने रशिया का भी था, जर्मनी का भी था, यूएस का भी था, फ्रांस का भी था, यूके का भी था। बट यहां पे जो जंग हुई है इसके अंदर डायरेक्टली इंगेज कर रहा है ईरान इन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और इसराइल के साथ। तो आई थिंक ये डायनामिक्स में थोड़ा सा, कैपेबिलिटीज तो जाहिर है फर्क है ही है, लेकिन डायनामिक्स में भी थोड़ा सा, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भी फर्क है। अच्छा, ये जॉन साहब, हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं साइमा साहिबा। उन्होंने 4 सवाल आपके आपके लिए दिए हुए हैं। ये मैं चारों सवाल आपके सामने रख देता हूं, फिर उनको बारी बारी आप एड्रेस कीजिए। उनका सवाल है, हाउ कैन द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान often reflected through cross border militant attacks be resolved? क्या ये जो पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो बॉर्डर पे टेंशन अक्सर होती रही है, ये रिजॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए मेरे ख्याल में पहले तो जो हुआ उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का इशू था, बल्कि ईरान के अंदर भी जुंदुल्ला और जैश अदल जैसे ग्रुप्स, उनका भी इशू था। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामलात में दोनों मुल्कों में एक तासुर पाया जाता था कि शायद दूसरे बॉर्डर की साइड से लोग आके अटैक कर रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हुई बाद में, और दौरा किया अली लारजानी साहब ने जंग से पहले पाकिस्तान, और वहां पे कुछ चीजें डिस्कस हुई। आर्मी चीफ के साथ डायरेक्टली मुलाकात की, डीजीआईएसआई के साथ भी मुलाकात की उस वक्त, और कुछ चीजें सामने आई। क्या सामने आया? अब देखिए, जो बीएलए के जो लोग हैं, इन्होंने असल में इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि वो मोसाद, सीआईए
इंडिया और यूएई, ये चार पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इनका असल गढ़ जो है वो अफगानिस्तान है। ईरान के अंदर जब अटैक्स हुए, इसराइल ने जब हमले किए, तो बीएलए ने स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया कि हम इसराइल के साथ हैं इन हमलों में, ईरान के खिलाफ। तो और वहां पे दूसरी तरफ जो ईरान के अंदर भी जो अटैक्स हो रहे थे, जुंदुल्ला के और ये सारी चीजें जो हो रही थी, वो भी ईरान को भी समझ में आया था कि मोसाद और सीआईए की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि एक बॉर्डर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और ईरान का नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान का भी बॉर्डर साथ ही लगता है। तो अब सामने पाकिस्तान और ईरान दोनों को रियलाइजेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की कोशिश की जा रही थी ग्रुप्स के थ्रू। और मिलिटरिज्म के अलावा आप देखें तो बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान ईरान के रहे हैं। कश्मीर के इशू पे ईरान जो है पाकिस्तान के साथ है। सोशली जो जुल्म हो रहा है, मोदी रिजीम जो जुल्म कर रही है इंडियन मुसलमानों के ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा कि सपोर्ट में रहा ईरान। इकोनॉमिक रिलेशंस रहे इंडिया के साथ, ऑफ कोर्स। वो तो जाहिर है तेल बेच रहा है ईरान, और कोई तेल नहीं खरीद रहा सैंक्शंस के दौरान, जाहिर सी बात है इंडिया खरीद रहा है तो उनको तेल बेच रहे हैं वो। और चाबहार पोर्ट पे जाने से पहले भी गवादर के अंदर ईरान ने अपना इंटरेस्ट शो किया था और कहा था कि हमें पार्टनर बनना है, और गैस पाइपलाइन भी आपके सामने की गैस पाइपलाइन भी लगाई भी थी पाकिस्तान के साथ। तो बहरहाल एक इकोनॉमिक सेंस में ये रिलेशन चले और इकोनॉमिक सेंस में आगे बढ़े। अभी कल की भी अगर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ कि इंडियन टैंकर्स को सिर्फ अगर वो ईरान का तेल लेके जा रहे हैं तो अलाउ किया जा रहा है, वरना उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, जबकि पाकिस्तान के लिए जो है वो मूवमेंट जो है वो खुली रखी हुई थी। और मेरे ख्याल में ये रिलेशंस कभी भी बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कभी भी खराब नहीं होंगे। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों ममालिक का ऐसी चीज में है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके रहें, क्योंकि इसराइल बराबर में आके बैठ जाएगा पाकिस्तान की, अगर जाहिर सी बात है यहाँ पे हुकूमत गिरती है या सिस्टम चेंज होता है तो। एंड एट द सेम टाइम मजबूरी है, पड़ोसी हैं, कितने ही फ्रंट्स पे एक दूसरे से के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो हालात तो मेरे ख्याल में अच्छे ही रहेंगे और हमेशा मसले थोड़े बहुत हो सकते हैं हो, लेकिन आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई ग्रेटर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे नुकसान पहुंचेगा। अच्छा जॉन साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि इफ इन द फ्यूचर इफ रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड इंडिया इम्प्रूव, व्हाट पोजीशन वुड पाकिस्तान होल्ड? देखें, ये सवाल रेसिप्रोकेट करते हुए काउंटर फैक्चुअली अगर हम देखें तो ईरान क्या, अगर नोबेल पीस प्राइज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से, तो ईरान क्या लड़ाई कर ले पाकिस्तान के साथ? या पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं तो क्या ईरान को लड़ाई कर लेनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? क्योंकि बहरहाल अमेरिका तो दुश्मन है ईरान का। तो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप इंप्रूव किस तरीके से होती है, ये इंप्रूवमेंट का एक पैरामीटर या फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा कि इन मामलात में रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से इंप्रूव हो रही है। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में जब मुल्क काम करते हैं, आप सब माशाल्लाह, आप लोग तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपको बेहतर पता है कि रैशनल इंटरेस्ट में या रैशनलिज्म में, रियलिज्म में जिस तरीके से ऑपरेट करती हैं चीजें, वो कंप्लीटली ईरान उन चीजों के ऊपर नहीं चला है अभी तक। रैशनल एक्टर मॉडल ईरान ने नहीं फॉलो किया है अभी तक, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से, मतलब फायदे और नुकसान के जुमरे के हिसाब से, ईरान का यह फायदा था कि वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाता और कोई डील बना लेता, शुरू से इजराइल को भी बुरा बुरा ना कहता और बेहतरीन बादशाह की तरह जहां पे लोग रहते हैं। तो रिलेशंस इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर एक मुल्क आपसे सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो एक चीज मायने रखती है। एक अवाम जिसके पेट में कुछ नहीं जा रहा, कब से कोई पैसे नहीं आ रहे, तो अगर कोई खरीद रहा है तेल तो उसको ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जंग करना शुरू हो जाए सिर्फ इस जुमरे में कि किसी और के साथ शायद रिलेशन अच्छे नहीं है उस मुल्क के। तो मैं चीजों को बड़ा प्रैक्टिकली देखता हूं एंड आई थिंक कि ये ईरान कश्मीर के साथ ही रहेगा। अभी भी कश्मीर के अंदर जो रैलीज होती हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके की होती हैं और किन की तस्वीरें उठाई जाती हैं उन रैलीज के अंदर। और आपको नजर आएगा कि जो मुसलमान का इशू है इंडिया के अंदर, उसमें भी ईरान हमेशा मुसलमान जो इंडिया के हैं उनका साथ ही देगा। तो जो मैं इस हवाले से थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर अवाम के यहाँ पाकिस्तान के हवाले से क्या मैं तकी साहब, जाहिर बात है गवर्नमेंट के हवाले से तो अभी आपने जाहिर बातें बता दिया, हुकूमत के अपने मफाद है या जो भी जिस तरीके से, लेकिन एक अवामी भी तो राय है ना, वो भी एक बहुत बड़ा देखिए अवाम तो वहाँ पब्लिक है, वो पाकिस्तान को क्या देखती है, किस तरीके से? देखिए मैं इसको रेस्पेक्ट है या पहले रेस्पेक्ट है तो रेस्पेक्ट अभी बढ़ा है या क्या कोई उम्मीद है क्या, किस तरीके से? क्योंकि आप जाहिर बात है वहां मौजूद है। देखिए मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं, तो जब किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे गले लगाते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, जबकि मुझे जानते नहीं है लोग, ना ही मैं बस पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे इज्जत दी जाती है। यहाँ पे अवाम के अंदर
पाकिस्तान और ईरान को एक जैसा देखा जाता है। अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं, उनकी जो जितने भी वर्क्स हैं, ईरान में उसको जितना पढ़ाया जाता है शायद ही किसी स्कॉलर को इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ शायरी के जुमरे में शायद ही पढ़ाया जाता होगा। और अल्लामा इकबाल के बारे में और अवामी लेवल पे अगर मैं आयतुल्ला खामनाई की किताबें भी हटा कि अगर बात करूं तो अवामी लेवल पे इस बात की पूरी तरीके से अवेयरनेस है कि पाकिस्तान और ईरान बेसिकली एक कौम की तरह हैं, एक लोगों की तरह हैं। और जाहिर सी बात है, इसको सेलिब्रेट बार बार किया गया, रैलीज के अंदर अलग बाकायदा प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए, झंडों के साथ लोग पाकिस्तानी झंडों के साथ बाहर आए। तो सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी अवाम को भी बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है, और हुकूमत के रोल को भी अभी तक पॉजिटिवली ही देखा जा रहा है। जो 12 दिन की जंग हुई उसके अंदर भी बहुत पॉजिटिव रहे, और अभी भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। बिल्कुल अपना जो में अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएंगे क्या ईरानी माशरे में ये तासुर पाया जाता है कि अमेरिका और इसराइल के साथ तसादुम का जो बुनियादी सबब है नज़रियाती है या महज एक तस्वीराती बका की जंग? देखें, ये नजरियाती है प्राइमरीली। इसकी मैं वजह आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जी हूं। जी। जो ईरानियन रेवोल्यूशन आई, वो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो फॉर एग्जांपल आप आयतुल्ला खुमैनी की किताबें, या आयतुल्ला शहीद मुतहरी की किताबें, या आयतुल्ला तबातबाई की किताबें, दूसरे आयतुल्ला बहजत हैं, आयतुल्ला मिसबा यज़दी की किताबें, जितने भी रेवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं, या अली शरीयती फॉर एग्जांपल, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, जिनको पढ़ाया जाता है, उनकी अगर आइडियोलॉजी देखें, ईरान की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी एक एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी है। इस्लामिक तो है बिल्कुल, इसका बुनियादी सुतून जो है वो इस्लाम है, लेकिन ये दुनिया के अंदर जो जो निज़ाम बनाया हुआ है, माइट का निज़ाम या कुव्वत का, ताकत का निज़ाम जो अमेरिका ने नाफिज किया हुआ है, प्राइमरीली उसकी वजह से जो है वो रेवोल्यूशन आई। और हमने देखा कि चे गुएरा, फिडेल कास्ट्रो क्यूबा में सपोर्ट किए गए, नेल्सन मंडेला फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड में जो फेस किया उन्होंने खुद का बाद में कबूल किया। एक तो उन्होंने आयतुल्ला खामनाई को माई लीडर कह के मुखातिब करते थे, और दूसरा उन्होंने खुद कबूला कि ईरान ने प्रैक्टिकली स्टेप्स लिए हैं, प्रैक्टिकली सपोर्ट किया है रेजिस्टेंस को। तो ये सिर्फ इस्लाम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके अंदर एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट भी इंक्लूडेड है एट द सेम टाइम। तो इस्लाम तो है, लेकिन नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट भी है। ईरानी बज़ाहिर कौम एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही जाहिर है इनकी सखावत 6,000-7,000 साल पुरानी जो इनकी हिस्ट्री बताई जाती है, और इतने हजारों साल तक इनको किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, तो इस चीज को सेलिब्रेट भी किया जाता है, एक प्राइड भी रखी जाती है। इनके कल्चरल बॉन्ड अपने आप में ही बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इनके अपने एक कैलेंडर है, इनके अपने त्यौहार हैं, तहजीब है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन ये इस्लाम के साथ जो है वो फ्यूज किया हुआ है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो बिल्कुल आई थिंक ईरानी ज्यादातर, आई थिंक इसके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी का रोल है, लेकिन सिर्फ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे दूसरे ममालिक के अंदर ऑपोजिशन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ईरान के अंदर भी वो ऑपोजिशन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और करते थे और करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि नहीं, कोई भी, किसी को भी मसला नहीं है ईरान के साथ, बहुत सारे लोगों को मसला भी है ईरान के साथ। लेकिन उन लोगों को माइनॉरिटी, उस माइनॉरिटी को जब आप मेजॉरिटी के तौर पे दिखाते हैं, तो जो न्यूट्रल लोग होते हैं वो भी अपने आप को पोलराइज कर देते हैं दूसरी साइड पे, जो कि फॉर एग्जांपल इस्लामी निजाम की साइड है। तो आई थिंक ये जो अवामी सेंटिमेंट है वो हमें लार्जली एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के जुमरे में नजर आ रहा है, जिसके अंदर इस्लाम भी है, या अगर इस्लाम नहीं है तो नेशनलिज्म है। लेकिन बहरहाल ये एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर पूरी रेवोल्यूशन आई, और इसीलिए इतना ज्यादा सपोर्ट उसको किया जा रहा है। और 47 ईयर्स की सैंक्शंस की वजह से ईरान का वैसे ही आउटलुक अमेरिका की तरफ और वर्ल्ड पावर्स की तरफ बहुत खराब है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या इक्तिसादी पाबंदियों को ईरानी शहरी खामोश जंग के तौर पर देखते हैं? इस माशी दबाव ने बैरूनी खतरात के खिलाफ अवामी इत्तेहाद या बेजारी पर क्या कोई असर डाला है, तो क्या है? देखिए, बिल्कुल असर तो हुआ है, सैंक्शंस की वजह से असर तो हुआ है। जो जनवरी में प्रोटेस्ट हुए वो हुए ही प्राइमरीली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से थे। 3 दिन तक वो जो ऑर्गेनिकली जेन्युइनली चले, जेन्युइनली लोग महंगाई की वजह से उठे, और इसके अंदर लोग अस्यूम करते हैं कि वो पूरे सिस्टम के खिलाफ, और यही मिसकंसेप्शन अमेरिका को भी थी कि शायद ये अपनी कोट अनकोट रिजीम से नाखुश हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर, जो कि रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है इस वक्त ईरान के अंदर, और प्रिंसिपलिस्ट गवर्नमेंट भी आती रही है, उसका जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने कहा कि ये सही से मैनेज नहीं कर रहे, इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रहे, और यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक्त एकदम से जो करेंसी शॉर्टफॉल जो हमें शॉक नजर आया था, उसकी वजह से एकदम से तोमान की वैल्यू रिड्यूस हुई थी और डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी। तो एक तरीके से सैंक्शंस ने काम तो किया कि उन्होंने आवाम को मोबिलाइज
करवा दिया, क्योंकि जब माशी हालात ठीक नहीं होते तो जाहिर है लोग बाहर आते हैं हुकूमत के खिलाफ। तो ये चीज़ हमें नजर आई। बाद में जो मोसाद ने ट्वीट किया, और मोसाद के जो लोग हैं, और माइक पॉम्पियो फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और राइट्स में कन्वर्ट किया इन सारे प्रोटेस्ट को, तो लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि हमारे प्रोटेस्ट की जो जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं उसको फायदा उठा के एक इनके मुताबिक दुश्मन साजिश कर रहा है फॉर एग्जांपल। और अभी हमें नजर ये आ रहा है कि इकोनॉमिक हालात प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं रखते ईरानियों के लिए, क्योंकि देखें जंग की वजह से जो हालात हुए हैं इकोनॉमी के, वो बिल्कुल बुरे हुए। लेकिन ईरानी इस वक्त इकोनॉमी के लिए भी परवाह इस वक्त नहीं है ईरानियों को इस वक्त खाने की परवाह नहीं है, ईरानियों को किसी चीज की परवाह नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को सक्सेसफुली डिफीट किया जाए। और आई थिंक ये ऐसी चीज है जो कि बाद में आ सकती है। बाद में अगर इकोनॉमिक हालात खराब हो तो दोबारा हमें शायद नजर आ जाए कि लोग बाहर आ जाएं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये अस्यूम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि शायद आयतुल्लाह के खिलाफ हो गए सब लोग, तो मैं अगर आयतुल्लाह के ऊपर अटैक करूंगा तो लोग जो है वो बाहर आ जाएंगे और लोग चेंज कर देंगे। लोगों ने कहा भाई हम हुकूमत के साथ हमारा मसला है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है अगर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुझे मसला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं या पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ हूं। तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन जो आई थिंक नजर आती है वो हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं रखती, और इसीलिए अभी हमें नजर आ रहा है कि ईरानी यूनाइटेड है अमेरिका और इसराइल को हराने में। अच्छा, ये जो यूनाइटेड की आपने बात की, क्या इत्तेहाद जो है ईरान इस वक्त अपनी ईरानियत यानी कौम को बचाने के लिए है या मौजूदा हुकूमत को बचाने के लिए? देखें मैं तो ये कहूंगा कि कौम ने भी सफर किया। 47 साल जो सैंक्शंस लगी, जो जंगें हुई और केमिकल वेपन्स यूज हुए, कौम ईरान ने तो इतना ज्यादा सफर किया है। और ना सिर्फ हुकूमत ने किया है बल्कि आम लोगों ने सफर किया है। तो अभी भी अगर ये चल रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहे हैं? मेरे ख्याल में एक मोरल हाई ग्राउंड ईरान ने मेंटेन किया है इसके अंदर, एक प्रिंसिपलिस्ट नेचुरल लॉ जिसे हमें कानून में, ताकि साहब याद होगा आपको, हम तो जियाउद्दीन में आपके साथ थे तो हम जी जी बच्चों को जी, यही बिल्कुल कहते थे बिल्कुल बिल्कुल कि याद नेचुरल लॉ जो फिलॉसफी है कि कानून के साथ मोरालिटी इन्फ्यूज्ड होनी चाहिए। आई थिंक है। उस प्रिंसिपलिस्ट स्टांस को, उसूली स्टांस को ईरान कैरी कर रहा है। और देखें ये पाबंदियां, ये बर्बादियां, अगर ईरान रेजिस्टेंस ग्रुप्स को, फॉर एग्जांपल हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीस को, इराक के अंदर जो ग्रुप्स है उनको सपोर्ट ना करता तो ये पाबंदियां, ये मसाइल ईरान के ऊपर ना आते। लेकिन बहरहाल ये मसाइल आ रहे हैं, तो नजर ऐसा ही आ रहा है कि ये अपना ईरान, और नजर क्या आ रहा है, ये तो आई थिंक आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि हम इस्लाम के लिए ईरान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज नजर आ रही है कि ये जो है वो किसी भी हद तक जाएंगे अमेरिका को और शैतान बुजुर्ग अकॉर्डिंग टू देम, कि ये बुजुर्ग शैतान और छोटे शैतान को हमें किसी भी सूरत में खत्म करना है। और जो पूरी तैयारी इन्होंने की और जो पूरी रेवोल्यूशन आई वो आई थिंक इसीलिए आई है। और ये आई थिंक नामजन है इसके ऊपर। आई नो रियलिटी में शायद ये चीजें लग रही होंगी कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द रीजन है, लेकिन अगर आप रैशनैलिटी को फॉलो करें तो ये चीज नजर आ रही है हम लोग को इस वक्त भी। बेशक, चूंकि जाहिर बात है आप वहाँ मौजूद है, आप वहाँ चीज़ों को आप अपने आंखों से देखते हैं और हालात के अंदर आप मौजूद है इस वक्त, इसलिए आप बेहतर तरीके से जो बात करते हैं वो वही दरअसल हमारा मकसद है कि उसको, उस मुशाहिदात को हम करें। वैसे तो किताबों के अंदर जाहिर बात है बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मेरा भी कुछ अरसा वहाँ रहना हुआ है, तो मैं जो जिस तरीके से जाहिर बात है चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ, वो अपनी जगह। इस वक्त चूंकि आप जाहिर बात है वहाँ मौजूद है, आप देख रहे हैं और आपको हम सुनते भी रहते हैं और आपसे जाहिर बातें राब्ते में भी होते हैं, तो वो बातें मेरे ख्याल में इस वक्त वो ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये रिजेशन के हवाले से मैं आगे मैं सवाल आपसे पूछूंगा। मैं थोड़ा सा जाहिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ये बताएगा कि ईरानी नौजवान नस्ल जो आलमी दुनिया से इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी है, हुकूमत के सहरी रियासत और आलमी इस्तिकबार के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ को किस हद तक अपनी तरजीहात से हम आहंग पाती हूँ? देखें ईरान के अंदर पहले इंटरनेट, अभी फिलहाल मैं इंटरनेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिचुएशन क्या है। ईरान के अंदर लोकल इंटरनेट एक्सेस पूरा चल रहा है, मतलब लोकल फूड डिलीवरी एप्स, लोकल सोशल मीडिया एप्स, जो ताकि साहब आप जानते होंगे, बाले, ईता, जी जी। रूबिका, ये सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो इनका सोशल मीडिया अपना चल रहा है, इनकी कम्युनिकेशन एप्स, इनकी नेविगेशन एप्स, सब चीजें चल रही हैं। जो कनेक्शन कट हुआ है वो किस चीज का हुआ है? ग्लोबल इंटरनेट का कनेक्शन कट हुआ है। और इसके अंदर बुनियादी वजह तो खैर मोसाद को और सीआईए का जो नेटवर्क यहाँ पे, क्योंकि देखें मोसाद और सीआईए के जो यहाँ पे हैंडलर्स हैं उनके पास तो स्टारलिंक डिवाइसेस होती हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं टेल अवीव से या वाशिंगटन से या जर्मनी से। लेकिन इनका हैंडलर्स का पूरा जो नेटवर्क है जिसके अंदर टैक्सी
ड्राइवर्स, मजदूर, वर्कर्स, बैंकर्स, जो भी लोग मौजूद हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए और एक्शन करने के लिए उनको उनको भी इंटरनेट रसाई प्रोवाइड करनी जरूरी है, क्योंकि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो वो बात नहीं कर सकते। तो ये हैंडलर्स का, ताकि नेटवर्क ना काम करे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। और अभी भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पूरे पूरे नेटवर्क्स पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि हैंडलर्स के पास कोई तरीका नहीं था अपने एसेट्स को इंटरनेट देने का, और इस वजह से उनको कॉल्स करनी पड़ी, और इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको ट्रेस भी किया। दूसरी वजह सोशल मीडिया के हवाले से, जो जो जेनजी की मैं आप बात करें तकी साहब, इंस्टाग्राम पहले ओपन था ईरान के अंदर, इंस्टाग्राम काम करता था, चलता था। हो ये रहा था कि ईरानी गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट, क्योंकि ईरान का मोसाद का फोकस पर्टिकुलरली सिर्फ ईरान ही रहा, और स्पेशलाइजेशन उसकी ईरान के ऊपर ही रही। तो बहुत सारे अकाउंट्स रीच आउट करते थे जेनजी को, बच्चों को, कि भाई रिक्रूट करते थे कि जी हमारे साथ काम करो, हमारे लिए काम करो, तुम्हें पैसे भी देंगे फॉर एग्जांपल। तो ये चीजें होना शुरू हो गई इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम को, और दूसरी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजिकल भी इश्यूज थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पता नहीं अवाम क्या सीख रही है, या पता नहीं जो 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 भी हो रहा है वो सही नहीं है आवाम के लिए। वो चीजें, अमेरिकन प्रोपागेंडा जो फैलाया जा रहा है, उसको लेना सही नहीं है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई। जेनजी का अभी जो पार्टिसिपेशन आप देखते हैं, वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल आपको किसी हद तक एक्टिव नजर आते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म से वो एग्जिस्ट नहीं करते। ट्विटर की यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, फेसबुक की यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, इंस्टाग्राम की फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, और जेनजी आपको नजर आती है। बिल्कुल लोग यहाँ पे, विदाउट अ डाउट, लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो नाखुश हैं कि भाई इंटरनेट हमारा क्यों बंद किया हुआ है, हमारा इंटरनेट एक्सेस क्यों बंद किया हुआ है। मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल खुल के बोलूंगा कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नाराज हैं। लेकिन 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 उनका जो अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, अब जो इन्होंने इश्यूज देखे हैं ईरान के अंदर, जो जंग देखी है, जो अमेरिका की इंपोजिशन ऑफ वॉर दोबारा उन्होंने अपनी जिंदगियों में देख ली है, तो अब उनको भी अवेयरनेस, अभी जो मैं रील्स देख रहा हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो वीपीएन लगा के जो रील्स बनाते हैं, वो प्रो ईरान रील्स बना रहे हैं, और जनरल सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो एक चेंज नजर आया है इनकी अपनी जेनजी के अंदर, और एक चेंज नजर आया है कि हाँ ठीक है, ये जो साजिशें हैं अमेरिका और इसराइल की, उनको भी हमें समझना होगा, उनको भी देखना होगा। तो आई थिंक चीजें काफी तौर पे अवेयरनेस के लेवल के अंदर चीजें काफी तौर पे काफी ज्यादा रिस्टोर हुई हैं। इंटरनेट एक्सेस जर्नलिस्ट को दिया हुआ है, अल जजीरा के पास है, टीआरटी के पास है, सीजीटीएन के पास है, रशिया टुडे के पास है। इनफैक्ट स्काई न्यूज और सीएनएन को तो खुद बुलाया ईरान ने कि आप भाई आए यहाँ पे, आप कवरेज करें। तो उस तरीके का कोई मसला नहीं है कि ईरान कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसी जो लोग बात करते हैं उस तरीके का कोई मामला नहीं है। आई थिंक ये प्रोपागेंडा और रिक्रूटमेंट और इन सारी चीजों की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। पहले इनको अच्छा नहीं देखा जाता था, जेनजी इनको अच्छा नहीं देखती थी। अब जेनजी थोड़ा सा पेट्रियोटिक तरीके से इसको यूज कर रही है, अच्छे तरीके से। आई थिंक लार्जली जो मैं देख सका हूँ, वो अच्छे तरीके से यूज कर रही है। ये जेनजी की आपने बात की, छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो ईरान के जो है ना, ये सिर्फ तेहरान में है, या तेहरान के अलावा दीगर शहरों में भी इसका गलबा है या क्या? अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। जी, तेहरान में ही है मेरे ख्याल में। देखें, अर्बन इलाकों में ही ज्यादातर जो ये इंटरनेट की जो इंस्टाग्राम की यूजेज है, वो ज्यादातर अर्बन लोग या ज्यादातर जो लिबरल लोग हैं वही करते हैं। मजहबी तो वैसे भी पसंद नहीं करते, वो तो इसको कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ही इसको हराम है यूज करना, इस तरीके का व्यू मजहबी रखा की हुआ। बात नहीं करो, और भी तो जाहिर बात, इस्फहान है, तबरेज है, शिराज है, बहुत मॉडर्न सिटी है भाई। जी तो वहाँ मेरे ख्याल में ये कम मैंने देखा है इन चीजों को। जी 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 जी, तेहरान बिल्कुल के सही। अंदर खास पर्टिकुलर लोगों को इस तरीके से मैंने देखा नहीं, है वहाँ। तकी साहब, इस्फहान वगैरह में भी अर्बनाइजेशन जहां जहां है वहां पे यूज होता है, लेकिन बहरहाल कम है, बहुत कम है। तेहरान के अंदर ज्यादा है, बिल्कुल तेहरान आपने के सही अंदर कहा। ज्यादा ज्यादा मैंने तेहरान के देखा, अंदर तेहरान ज्यादा के है। अंदर। जी जी, जी जी। तेहरान के अंदर ज्यादा है, बाकी जगहों पे कम है। अच्छा, जो मैं अगला मेरा सवाल ये है कि ये जो ईरान की जो एक्टिव डिफरेंट की जो पॉलिसी है, वो इलाकाई इत्तेहादी जो प्रोक्सी ग्रुप्स है, इनके नेटवर्क को ईरानी अवाम अपनी हिफाजत के डाल समझते हैं, या उससे जंग को दावत देने का सबब? देखें, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि जी जी। हमास, हिजबुल्ला, हूती। यानी क्या ईरान उनको उनकी वजह से ये जंग हो गई, या यकीन सवाल आप तक पहुंच चुका होगा? जी जी, देखें, ये ईरान की एग्जिस्टेंस से पहले ही एग्जिस्ट करते थे ज्यादातर ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, फलस्तीन के अंदर फतह थी जो लड़ाई कर रही थी उस वक्त। हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की रेवोल्यूशन से पहले आई। जो जी। इसराइल की इन्वेजन थी, उसके सिविल और सिविल सिविल वार के वॉर जो नतीजे हुआ। में, जी, लबनान के जो सिविल सिविल वार के नतीजे में, जी जी जी, सिविल वॉर के अंदर जो हुआ उसके 70 के रिएक्शन में बाद। आई।
जो इराक के अंदर जो सिचुएशन है, इराक में तो चले कह सकते हैं कि सद्दाम के ज़माने में जो रिवॉल्ट होता था, या फॉर एग्जांपल सद्दाम के ज़माने में जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, तो ये ग्रुप्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ईरान ने इनको बनाया नहीं। दूसरी हम्म, चीज ये कि देखें, ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको यूज कर रहा है, यानी इस आर्ग्यूमेंट को देखने के लिए हमें एनालाइज करना होगा कि हम्म, इन इन ग्रुप्स के साथ ईरान की रिलेशनशिप रखते हुए ईरान कितना सिक्योर रहा, या अगर इन ग्रुप्स को अबेंडन कर देता, मतलब अगर इन ग्रुप्स को छोड़ देता, सपोर्ट ना करता, हम्म, तो ईरान के साथ क्या होता। हम्म, तो अगर हम ये देखते हैं कि ईरान अगर इन ग्रुप्स को छोड़ देता, इनको सपोर्ट ना करता, हम्म, तो हमें नजर आता है कि अमेरिका को या इसराइल को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता ईरान के साथ। ईरान भी ओआईसी के अंदर बैठ के मज़ामती बयान देता, हम्म, बेहतरीन तरीके से अमेरिका के साथ भी जो है वो अपने रिलेशंस अच्छे रखता, इसराइल को रिकग्नाइज ना करता, वो बात सही है, लेकिन जिस तरीके से माशाल्लाह भी हमारे जो बरादर ममालिक, अरब ममालिक जिस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से ईरान अपनी पॉलिसी रखता, बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकता था। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, मुझे ये आर्ग्यूमेंट सेंस नहीं बनता कहना कि ईरान इन ग्रुप्स की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, या इन ग्रुप्स को यूज कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब इन ग्रुप्स को अगर हम्म, सपोर्ट ना करे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनकी तो डिमांड ही यही है जी, कि ईरान जो है इन ग्रुप्स को सपोर्ट ना करे। क्योंकि शायद मैं भी ये समझता हूँ कि उनकी जो वलायत फ़क़ीह का जो नज़रिया है, उस आइडियोलॉजी के अंदर ये शामिल है कि दुनिया के जहाँ मजलूमीन जहां की दिफा करना, यस, यस, ये एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके साथ कोई उसको इत्तेफाक करे या नहीं, लेकिन उसके अंदर ये मौजूद है। इस हवाले से शायद वो इसको जो है ना, उसूली हम स्टांस आगे, है जी। जी जी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर जो मुबैना जो साइबर हमलों और इसके जो टारगेट किलिंग का जो सिलसिला जो शुरू किया गया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे अपनी खुद मुख्तारी पर वो किस तरह समझते हैं ये, इस जख्म को क्या तस्वूर करते हैं वो, क्या देखें जी जी जी। तकी साहब, यहाँ पे लीडरशिप अलग तरीके की है। मैं जब हम्म, नॉर्मली भी रोड पे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल, कोई जिसे कहते हैं ना बंदूकें लेके डाले पे लोग बैठे हुए जा रहे हो, कोई इस तरीके की चीज नजर नहीं आती वो पहले तो तो है नहीं, ईरान मैंने कभी देखा नहीं वहां पे। में। वहाँ कोई और भी जो है ना, मैं कभी जी, 20 साल जिंदगी में वहाँ जो है ना, मैंने कभी कोई असलाह देखा ही नहीं है वहाँ आपने पे। पुलिस भी मुश्किल से देखी होगी नहीं, तकी साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो नहीं तो देखा, काफी अरसा मैं जिन जिन तो शहरों में जी, रहा यहाँ हूँ पे गया हूँ। यहाँ पे जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर भी जो हैं आते हैं, अगर आप उनकी गाड़ियां देख लें तो वो बिल्कुल खस्ता, जी जो जी 205 जो हमारी पार्स की जो गाड़ियां हैं ना ईरान की, उन गाड़ियों जी में 3 आदमी बैठे हुए होते हैं पीछे, और जी वो जो है वो बस उनको लेके साथ ही एक ही गाड़ी के अंदर आते हैं, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इतना खास नहीं। बहरहाल सिक्योरिटी मेजर्स यूज करते हैं वो, फॉर एग्जांपल फोन्स, अब जो सिक्योरिटी मेजर्स यूज हो रहे हैं वो फोन्स अपने साथ नहीं रखते, करीब नहीं रखते, या फॉर एग्जांपल दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स चेक करना कि सिक्योरिटी के लोग कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, फॉर एग्जांपल। लेकिन जब ऑफिसर से पूछें कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई हम कहाँ तक जाएं, कहां ये तक, मतलब बंकरों में चले जाएं, हम क्या बंकरों में जाके छुप जाएं। तो हम्म, ये उनकी तरफ से राजी, ये लोग राजी नहीं होते, ये कहते हैं हम बंकर में नहीं जाएंगे कभी भी, ये हम्म, बंकर में जाना हमारी। और अभी भी अली लारजानी साहब जो शहीद हुए, आप देखें कहाँ शहीद हुए, वो अपनी हम्म, बेटी के घर गए हुए थे, परदीस के हम्म, अंदर, वहां पे जी उनको जी, शहीद किया गया अपने अपने बेटे के साथ। तो हम्म, जो रिएक्शन है वो यही है कि अगर लीडरशिप अपने आप को इस तरीके का रखेगी कि वो हाई प्रोटोकॉल, और एक आवाम के अंदर हैबत भी आएगी, एक डिसअप्रूवल भी आएगा लीडरशिप के लिए, और साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरी आई थिंक एक स्पिरिट है लीडरशिप के अंदर, वो इनको इजाजत नहीं देता कि वो कोई इस तरीके की चीज करें। और मेरे ख्याल में क्या, वो तो खुद भी कहते हैं कि भाई हमें शहादत, अराकची साहब जो हैं फॉर एग्जांपल, वो रिफॉर्मिस्ट हैं, वो इस्लाह पसंद है, वो कोई इनकलाबी या उसमें नहीं, वो प्रिंसिपलिस्ट नहीं है, हम्म, लेकिन वो कहते हैं कि जी शहीद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, शहादत तो हम इंतजार कर रहे हैं, मुंतजर हैं शहादत के लिए। तो आई थिंक कि बहुत बहुत सारी चीजें अब क्लियर हुई हैं। जब ये जंग हुई है, बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारा प्रोपागेंडा, बहुत सारे जो बुत थे वो टूटे हैं इस हम्म। जंग के बाद और इस जंग के दौरान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सियासी और समाजी हवाले से आपके सामने एक सवाल रखूंगा। ईरानी अशराफिया और दानिशूरों के दरमियान इस बहस की क्या हैसियत है कि क्या आया मगरिब के साथ मुफाहमत बेहतर है या रेजिस्टेंट? देखें, यहाँ पे अगर डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा को तो मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि जाहिर है वो सारे वो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पहले भी की जो, आवाम की बात करूं, क्योंकि आप अच्छा, सारी अच्छा, बातें, आप तो मैंने देखा कि आप रोटू में घूम घूम रहे होते हैं, आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं। जी, असल में वो ब- बयान जो है ना, हम आपसे जानना जी चाहते हैं। मैंने कहा तकी ना, साहब। किताबों के अंदर तो जी, बहुत सारी बातें हैं, मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, मैं खुद वहाँ रहा हूँ। जी, क्योंकि इस वक्त आप वहाँ मौजूद थे, मैंने आपको देखा है कि जी, आपको मैंने मुख्तलिफ शहरों में देखा।
वहां आप घूम रहे ये होते हैं ना, वो रियल जो हम ये रिपोर्ट जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी तकी साहब, यहाँ पे लोगों का बिल्कुल भी इस वक्त, पहले तो था, मतलब पहले ये था कि अमेरिका से यार आप बातचीत करके खत्म कर दें एक दफा। काफी काफी हद तक मुझे ये अशराफिया के अंदर या एकेडमिक। जोन, मेरे ख्याल में जोन यहाँ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, तो इस हवाले से जोन भाई ये बता रहे थे कि वहाँ ये जो अवाम के यहाँ एक मुजाहिमत या जो रेजिस्टेंट या मुफाहमत के हवाले से वो बता रहे थे कि एक अवामी राय आम्मा ये है कि वो अपनी जो ज़ाहिर बात है जो मुल्क की दिफा के लिए, अपनी अवाम की दिफा के लिए उनका ये नज़रिया है कि वो ईरानियत बतौर ईरानी उनके रगो उनके उनके खून के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो जो मगरिब के साथ जो है वो मुफाहमत यकीनन ज़ाहिर बात है, लेकिन उस मुफाहमत के अंदर अगर ये लोग अपने आप को अगर कमज़ोर अगर तस्वूर करे तो फिर वो मुजाहिमत को तरजीह देते हैं। ये जब मैं भी वहाँ था तो मैं भी वहाँ देखता रहता हूँ आवाम के दरमियान जो आवाम है वहाँ अशराफिया के अंदर भी ये मैंने देखा, और वहाँ वहाँ जो आवाम के अंदर भी मैंने ये देखा कि वहाँ एक कौमी हमीयत उनके अंदर मौजूद है, ईरानियों के अंदर ये है। वो मुफाहमत को, जहाँ तक मुफाहमत अगर बात चल रही है तो जाहिर बात है फिर मुफाहमत को वो तरजीह देते हैं। लेकिन बात अगर मुफाहमत के नतीजे में अगर ये महसूस करे कि कोई इनकी कमज़ोरी है या इनको कोई दबाव में जो है ना वो आने की, या कोई दबा रहे लोग, तो फिर उस सूरत में फिर ये मुजाहिमत को तरजीह देते हैं। ये इस हवाले से अगर हम ये असल में हमारा जो मकसद ये था कि जोन भाई चूंकि वहाँ मौजूद है, वो ग्राउंड रियलिटी के अंदर मौजूद है वहाँ, तो वहाँ की जो करंट जो वो रिपोर्ट कर रहे थे उसको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इस सवाल का जो जवाब मैंने देने की कोशिश की, जो मेरा अपना मुशाहिदा है, जो अपनी मालूमात है, उस मालूमात को मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है कि वहाँ पहले तो मुफाहमत को वो करने की कोशिश करते हैं, जैसे जिस तरीके से हमने यहाँ भी देखा। जोन भाई ने भी जिक्र किया कि वहाँ ईरान ने काफ़ी कोशिश की कि इस वक्त जो अम्मान के ज़रिए ये सारे मामला सेटल हो जाए, और पाकिस्तान को भी बीच में ये सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अतुल इम्कान जो है, जी जोन भाई हमारे साथ आ गए हैं। आ, आप डिस्कनेक्ट हुए थे, तो जी आप फरमा रहे थे जोन भाई जी, मुजाहिमत और मुफाहमत जी तमाम जो है सॉरी वहाँ जो वो किस चीज़ जी को तरजीह देती है। देखें, अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट, पहले ये सेंटिमेंट मिक्स सेंटिमेंट था, बैलेंस सेंटिमेंट था। एक हिस्सा ही कहता था कि जी बात करें, इश्यूज को खत्म करें। हम्म, दूसरा हिस्सा ये कहता था नहीं, बात तो किसी भी तरीके से नहीं करनी चाहिए। रिफॉर्मिस्ट और प्रिंसिपल्स में ये डिबेट रहती थी, इंटेलेक्चुअल्स में। हम्म, अब ये हो गया है कि अब मैंने किसी भी इंटेलेक्चुअल, मेरे काफी काफी दोस्त हैं, काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं हम्म, जिनको मैं जानता हूं, जो कि बहुत ज्यादा रिफॉर्म, बहुत ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा रिफॉर्मिस्ट थे। न्यूयॉर्क हम्म, से फॉर एग्जांपल जेडी करके मेरा एक दोस्त आया, कॉर्नेल से पढ़ के हम्म। और एनवाईयू से पढ़ के आया है फॉर एग्जांपल। तकरीबन वैसे ज्यादातर इंटेलेक्चुअल। ज्यादातर जो इलीट क्लास के लोग तो बाहर से ही पढ़ के आते हैं। खुद इराकी साहब है, लारजानी साहब है, जी सारे जी जी जी। बाहर के, खुद तो इनके देखें, साबिका जो हसन जी रूहानी साहब है, सारे बाहर के पढ़े हुए। जी वो जी तो खैर जी एजुकेशन देखें ये, में। जी ये जो अब अवाम जो पहले भी व्यू रखती थी कि अमेरिका से बात करनी चाहिए, जंग के बाद, पिछली जंग के बाद, इनफैक्ट ना सिर्फ इस जंग के बाद बल्कि पिछली जंग के बाद भी सबने कह दिया कि इनसे बात नहीं हो सकती, ये धोखा देते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते। और इस जंग के बाद तो जो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बचा हुआ भी था, वो सेंटिमेंट भी नजर नहीं आ रहा कि हमें कोई जो है हमें रेजिस्ट करना चाहिए, ये चीज आपको जरूर नजर आएगी। लेकिन हमें ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए, ये कहीं से नजर नहीं आएगा। ये जरूर आपको नजर आएगा कि जंग बंद होनी चाहिए, मजाकरात होने चाहिए, ये जरूर आपको एक, वो भी माइनॉरिटी व्यू है आई थिंक। जैसे फॉर एग्जांपल जवाद जरीफ साहब है, जवाद जरीफ साहब ने फॉर एग्जांपल कहा कि जी हमें करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। एंड आई थिंक अभी व्यू है हुकूमत में भी यही है कि किसी तरीके से परमानेंटली एंड किया जाए, जंग तो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। लेकिन आवाम के अंदर जो सेंटिमेंट मुझे नजर आता है वो यही नजर आता है कि वो अमेरिका को बिल्कुल
भी आई थिंक टाइम, उनको लगता है कि यहाँ पे हमला दोबारा हो सकता है, सिर्फ टाइम ले रहा है ताकि किसी तरीके से दोबारा हमला कर सके। और आई थिंक एक एक व्यू, जनरल व्यू यही नजर आता है कि किसी तरीके का अग्रीमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। बट बहरहाल अच्छी बात है, अगर जंग बंदी हो, परमानेंटली हो तो अच्छी बात है। दोस्ती तो कभी नहीं हो सकती है बिल्कुल। जवाब अकॉर्डिंग तरीफ टू। का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसके अंदर भी आप सही कह रहे हैं, उन्होंने भी यही अपने जो तजावीज को पेश की थी कि जंगबंदी हो, जाहिर बात है, और हर एक अपने ब्लॉक में रहते हुए आगे बढ़े। और ये नहीं कि जाकर ईरानियों को मैंने देखा है कि वो जाकर, जाहिर बात है, अपनी कमजोरी वो तो किसी सूरत में जाहिर नहीं करते हैं। ये मैंने बिल्कुल इंतहाई करीब से देखा है। अच्छा, आगे एक सवाल ये है इलाकाई और आलमी असरात के हवाले से, ईरानी अवाम की नज़र में चीन और रूस के साथ बढ़ते हुए फौजी व इक़्तिसादी ताल्लुकात अमेरिका और इसराइल के खतरे के खिलाफ कितने कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, चाइना और रशिया से कितना ज्यादा सपोर्ट डायरेक्टली हुआ है, इसके जी जी। ऊपर अभी भी सवाल है। S-400 सिस्टम्स जो ईरान ने खरीदे वो अभी तक रशिया ने ईरान को नहीं दिए। SU फाइटर्स की जो बात हो रही थी वो भी अभी पेंडिंग के अंदर ही रहा है। बहरहाल ये भी नहीं कह सकते कि इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों में मेरे ख्याल में सपोर्ट किया है। GPS सिस्टम में, नेविगेशन में, सैटेलाइट की लोग बात करते हैं, सैटेलाइट में ईरान वैसे भी टॉप 10 में आता है पूरी दुनिया में, और मुसलमान ममालिक में नंबर 1 पे आता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इनकी ऑलरेडी इतनी मजबूत है कि उसके अंदर हेल्प लेना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जाहिर है चाइना की जो कुछ एक्सेसिबल एरियाज हैं जिसके अंदर चाइना खुद भी टेक्नोलॉजीज में एक्सेस नहीं कर सकता, या बायदू का फॉर एग्जांपल सिस्टम है, तो वो सिस्टम्स आई थिंक उन्होंने लिए हैं चाइना से। अगर ये बढ़ती है रशिया और चाइना के साथ कोऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है ये इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए एक ऐसी चीज है जो कि उनके लिए खतरा है। उसको जीरो सम गेम में काउंटर बैलेंस करने के लिए वो अपने ताल्लुकात भी बढ़ाएंगे, वो अपनी रीइंफोर्समेंट भी बढ़ाएंगे, और उनकी तो खैर कोशिशें शुरू से चलती हुई आ रही है। लेकिन एक चीज जो है वो सामने नजर आ चुकी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, मेरी नजर में, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हवाला दिया, और वो ये है कि ईरान अब एक सुपर पावर बन चुका है। और दुनिया, वैसे भी यूनिपोलैरिटी के लोग बात करते थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि दुनिया एक यूनिपोलर स्ट्रक्चर में, यानी एक मुल्क काबिज है पूरे सिस्टम के ऊपर, या एक मुल्क चलाएगा पूरे दुनिया के सिस्टम को, ये फिक्र रखने वाली जो 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 हमारी जो जो लोग सोचते थे, आई थिंक वो सोच जो है वो अब कम हो गई है। वो क्योंकि अमेरिका अपने जितने भी दोस्त हैं, नेटो कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, किसी ने, यूके ने बेस अलाउ किया, लेकिन बाकी किसी ने तो अलाउ भी नहीं किया अटैक्स करना, ना एयर स्ट्रिप्स दी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर आए, जबकि उन्होंने कहा कि हम आएंगे, डिफेंसिव पोजीशनिंग करेंगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की अमेरिका की। और इनफैक्ट ये ममालिक तो ईरान को उल्टा टोल देते हुए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो आई थिंक कि वो जो विल है अमेरिका की, माइट इज राइट की जो जो बात है कि ताकत ही सब कुछ है, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। चाइना और रशिया और ईरान, क्योंकि ईरान और ज्यादा मजबूत हो गया है, तो आई थिंक ये ब्लॉक अब मजबूत तरीके से जो जो यूनिपोलैरिटी है उसको चैलेंज करता है, यानी एक ताकत, एक आलमी ताकत को चैलेंज करने में एक मल्टीपोलर या तो शक्ल अपना ली है, मतलब बहुत सारे फरीकैन हैं ग्लोबल सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, या फिर एक बाइपोलर भी कह सकते हैं आपके, एक ग्रुप में रशिया, ईरान, और दूसरे कैंप में इसराइल, अमेरिका। लेकिन इसके अंदर भी देखिए, मेरे ख्याल में तकी साहब, मफादात के में आगे पीछे होते हैं ममालिक, कोई सेट बाउंड्रीज नहीं होती। कुछ मामलों में रशिया यूएसए के साथ जाके भी खड़ा हो जाता है, चाइना भी कुछ मामलों में जो अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक मिक्स एंड मैच चल रहा है हर चीज का, ना प्योर रियलिज्म है, ना प्योर कंस्ट्रक्टिविज्म है, ना लिबरलिज्म है, एक अजीब अलग ही पोजीशन इस वक्त चल रही है दुनिया के अंदर, लेकिन यूनिपोलैरिटी खत्म हो गई है। ये जो फैक्टर है, मैं ये आपसे इस पे थोड़ा ऐड करूंगा कि क्या ये जो फैक्टर है ये जंग बंदी के लिए कोई सबब बन सकता है? कौन सा फैक्टर, सॉरी? चीन और रूस की तरफ जो खिंचाव है ईरान का, वो अमेरिका जाहिर बात है उसको ऐसा लगेगा ये ईरान उस तरफ जा रहा है, या मेरे खिलाफ, जाहिर बात है इस तरीके से कुछ ऐसा ब्लॉक बन रहा है, तो ये जंग, इस वक्त जो जंगी जो शिद्दत है उसके अंदर थोड़ी कमी आ सकती है। जंग की शिद्दत में कमी आने की एक ही वजह है, और सीज की वजह है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेताब हुए थे सीज फायर करवाने के लिए। यहां पे शुरू के 15 दिन के बाद ही, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नबीवियान, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, जी जी, उन्होंने कहा है कि 15 दिन बाद ही रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। 5 डिफरेंट लीडर्स, दुनिया के ममालिक के लीडर्स ने अप्रोच किया कि भाई सीज फायर करें।
8 डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने राब्ता किया ईरानियों के साथ कि जी आप मुज़ाकरात में आए, आप जंग बंद करें। और डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत शिद्दत से चाह रहे थे, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के अंदर नहीं है इतनी कैपेसिटी कि वो सरवाइव कर सके इस रीजन के अंदर। बाहर तो ठीक है, अपने मुल्क में तो ठीक है, वो करेगा जितना कर सकता है, लेकिन इस रीजन के अंदर जो अरब ममालिक के अंदर हो रहा था और जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा था, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से जा रही थी, अमेरिका के जो पेट्रियट सिस्टम्स और थ्रेट सिस्टम्स थे वो खत्म होने पे आ गए थे, अकॉर्डिंग टू यूके के अपने थिंक टैंक्स है, रॉयल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, खत्म होने पे आ गए थे। और अमेरिका किसी बंद करना चाहता था, और इसीलिए अब यहाँ पे आपको नजर आया कि जाहिर है जंग बंद हुई है। चाइना और रशिया मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फैक्टर हैं जिन्होंने रोल प्ले किया होगा इसके अंदर। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले जी किया जी आई जी, थिंक, इसमें कोई और शक उसके अंदर बड़ी नहीं। बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि उन्होंने दो फरीकैन को आके बैठाया। और मेरे ख्याल में अगर ऐसा ना ना होता तो हमला करने के लिए तो ये नहीं रुकते, ये जो है हमले हमले इनके रेडी थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने समझाया कि इसराइल की चाल है, हम्म। प्रेशर कर रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करें। अमेरिका नहीं चाहता जंग करना, अमेरिका आपके 10 पॉइंट फ्रेमवर्क पे मान गया है। तो आई थिंक उस हिसाब से चीजें जो है वो हम्म। अमेरिका की शिद्दत थी कि सीज फायर हो, ईरान नहीं चाहता था, तो परमानेंट एंड की थी कि अपनी डिमांड्स के ऊपर, अपने टर्म्स के ऊपर, और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फिर बयान भी आया, तो अपने हम्म। टर्म्स पे बिल्कुल ही क्लोज करना चाहते थे। और वैसा ही हुआ कि ईरान ने इस पूरा ट्रम्प का जो ट्वीट था कि 10 पॉइंट्स आर वर्केबल फॉर अस, और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ट्वीट आया कि लबनान इंक्लूडेड है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बाद में ट्रम्प ने कहा कि ईरान जो है वो मालामाल होने वाला है, वो तो गोल्डन एज में ले जाएंगे हम। तो ये चीजें तो सरेंडर के तौर पे देखी जा रही हैं ईरान की तरफ से। अच्छा जोन भाई, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम दिया, कब तक आप बैठेंगे? मैं हूं, मैं हूं, चले मैं चले हूं। चले चले चले, बहुत शुक्रिया। हम इस बात को हम आगे बढ़ घंटा है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आधा घंटा है, आधा घंटे आप बैठेंगे जोन में हमारे साथ? जब तक कॉल नहीं आती तब तक मैं आपके साथ हूँ। चले, बहुत शुक्रिया जोन भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह से चीज़ों को बेहतर तरीके से आप बता रहे हैं हमें। अच्छा, अगला हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो कौमी, ये जो इस वक्त जो इस हवाले से जो जंगबंदी के हवाले से इसको ईरानी अवाम का एक बड़ा तबका इस सीज फायर को, अब सीज फायर अब नहीं मालूम कि अगर आगे होगी या नहीं होगी, सीज फायर को ईरान की फौजी ताकत का नतीजा समझता है या उसे बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने एक सियासी समझौता करार देता है? मैं अवामी, मेरे सवालात के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा, बिल्कुल जी जी। अवामी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ये वहाँ की अवाम का क्या सेंटिमेंट? ताकि साहब, आवाम तो अमेरिका की सीज फायर के बारे में ये सोच रही है कि अमेरिका ने सरेंडर किया है। यानी ये क्रेडिट, अमेरिका, वो फिर ये क्रेडिट जो है वो फिर अपनी जो है ना फौजी ताकत को देती है अवाम। जी 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 जी, 100%, हम्म। 100%। ये तो मैंने फेसबुक पे भी, आप जाके लाइव वीडियो देखिएगा, कल की भी वीडियो जी लगाई जी। थी। सुबह के हम्म। 4 बजे तक, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक लोग रोडों पे बाहर ही होते हैं, झंडे लेके बाहर घूम रहे होते हैं। पूरा मैंने दिखाया है आवाम जी आवाम जी जी किस जी तरीके से जी बाहर जी, रहती है। आप तो यहाँ पे तो आवाम सेलिब्रेट कर रही है कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, अमेरिका हार गई है, हार गया है। तो अवामी लेवल पे, यस यस, अवामी लेवल पे तो ये सेंटिमेंट है कि ये डील नहीं है, ये तो सरेंडर साइन करने आ रहा है। ये हम्म। ये सोचा जाता है यहाँ पे अवामी लेवल पे। अच्छा, एक सवाल, कल आप भी रियाल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उसी से एक सवाल ये बनाया कि माशी असरात और रियाल के कदर, क्या ईरानी शहरी इस जंग बंदी को अपनी डूबती हुई मईशत और महंगाई के बोझ से कमी के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं? यहाँ ईरानियों से इस हवाले से, इस पर्टिकुलर सवाल के हवाले से मेरी किसी से बात नहीं हुई। अच्छा सवाल है, बहरहाल मैं पूछूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल इकोनॉमी का आगे प्रोजेक्शन तो ईरानियों की नज़र में भी है कि ईरान आगे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। हो सकता है ये एक फैक्टर हो, बिल्कुल ताकि साहब। अच्छा, ये जो जितने जंग के हवाले से जाहिर बात है वहाँ जो इतने सारे खसारे हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई 270 अरब डॉलर के वो तखमीना लगा रहे थे, तो क्या जंगबंदी के बाद जो है ना ईरान को दोबारा सेटल होने में वक्त लगेगा? क्या होगा? ये सारा कोई नजर आता है कि कुछ इस कदम के कोई प्लान है उनके यहाँ? देखें, ट्रम्प वगैरह जो भी कहते हैं, 30 साल पीछे धकेल दिया, जो भी कर दिया है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली, और मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट से बात की है, जी जी जो जी। लोग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। हम्म। 1 साल से 2 साल का टाइम है मैक्सिमम जो अच्छा। रिकंस्ट्रक्शन में लगेगा। जी जी जी, बहुत सारी चीजें तो किसाब, मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूँ, करज का ब्रिज देख लें जो बिल्कुल तबाह जी कर दिया था, वो वो मैं ब्रिज देख देख रहा लें। था, जी जी जी, वो ब्रिज का मैं खुद उसका वीडियो देख रहा था। देखिए मेरे आर्किटेक्चर ख्याल में, में 48 घंटे में
जी 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 जी। जो है ना उन्होंने थ्रू कर दिया है, वो मैंने देख आर्किटेक्चर रहा में था। और तकी साहब, आर्किटेक्चर में और इंजीनियरिंग में ईरानियंस बहुत आगे हैं। इनका जी तो जाहिर है, आप बड़ी बड़ी दुनिया की जो बिल्डिंग्स हैं जो जी जो बनाई जाती हैं वो ईरानी आर्किटेक्ट्स यूज होते हैं उन जी प्लान जी। को डेवलप करने में, और बहुत आगे हैं। ये मेरा मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम लगेगा। घर को बनाने में कितना ही टाइम लगेगा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं? मेरे ख्याल में वो तो 6 महीने में, उनके वो यहाँ छह जारी महीने में बन बात, जाएंगी। उनके यहाँ हमारी तरह तो जारी बात है, सीरिया सीमेंट तो होता नहीं है। वहाँ तो एक गार्डर सिस्टम है उनके यहाँ, बहुत चीज जारी बात है वैसे। नहीं नहीं, 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने उसको लगेंगे। 2 साल में क्यों कह रहा हूं कि जो मेजर डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल महर शहर के अंदर, महरदश के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तबाह किया गया है, हम्म उनको बनाने में 2 साल लगेंगे। मैं उस हिसाब से 2 साल कह रहा हूँ। हम्म। बाकी सारी चीजें तो 6 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये एक सवाल, अगर कि आपने थोड़ा सा जवाब इसका दे दिया कि खौफ से नजात या आर्जी वक्फा, यानी तेहरान और दीगर हसास इलाकों के रहायशी इस सीज फायर को मुस्तकिल अमन के जमाने समझते हैं, या उससे महज अगले हमले तक की खामोशी करार देते हैं? कोई भी यहाँ पे परमानेंटली इसको नहीं देखता कि परमानेंटली खत्म हो जाएगा मसला। सबको पता है कि 10 साल नहीं तो 5 साल नहीं तो 2 साल बाद शायद दोबारा हमला करने की कोशिश करे हम्म अमेरिका और इसराइल। सबको पता है ये बात इस वक्त। लेकिन ये पता चल चुका है कि इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है अमेरिका कि वो लड़ाई मोड़ ले। एक्सेप्ट फॉर इसके अंदर एक कंडीशन है कि इसराइल जो है उसकी जो लॉबीज काम कर रही हैं वो हम्म। किसी तरीके से अमेरिका को इस पे ना धकेलें, जो कि आई थिंक डिस्ट्रक्टिव चीज होगी। लेकिन ईरानियों को सबको रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये जंग अमेरिका, ये वाली जंग अमेरिका हार चुका है। हम्म। बहुत शुक्रिया जॉन भाई, मैं मुसलसल आपको मैं सवाल करता रहा नो नो, और थैंक यू। आपको मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो अपने सवालात रख दीजिएगा जॉन भाई के सामने। अब मैं थोड़ा खामोश हो जाऊंगा। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ आप तमाम बुजुर्गान का। डॉक्टर शेख रियाज साहब है, और तमाम बुजुर्गान हैं। जी एजाज, कामरान साहब तकी साहब, आप। पहले तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपने कंडक्ट कर दिया और बहुत ही अच्छे सवालात किए, और मेरे पास 8-10 सवाल आए हुए थे। आप यकीन करें कि मुश्किल से 1-2 सवाल रह गए हैं, मैं जितने आपने पूरा प्रोग्राम जो है आपने बहुत बेहतर तरीके से मैं कर लिया। जी अच्छा, जी तो जी आपके पास टाइम कम है, 1-2 चीजें मुझे आपसे पूछनी है। बात हमारी सारी हो रही थी ईरान के पर्सपेक्टिव से, जी मगर जी ये मतलब पूरा फोरम ज्यादातर हम पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। ये जी सीज फायर हो जाता है, जंग रुक जाती है। आपसे पूछना ये है कि पाकिस्तान का क्या बेनिफिट होगा? वो मीडिएशन भी करा रहा है, मीडिएट भी कर रहा है बीच में, तो कोई कुछ पाकिस्तान का भी भला होगा इन सब चीजों में? जी जी, पाकिस्तान का तो भला हो गया है। पाकिस्तान जिसको कल समझा जाता था कि आइसोलेटेड है, और इंडिया जिस तरीके से अभी आप दुश्मन को देख लेना, उनका मीडिया, इंडिया का मीडिया किस तरीके से नाराज हो रहा है पाकिस्तान की कामयाबी पे। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, और पाकिस्तान का फायदा आई थिंक प्रैक्टिकल टर्म्स में भी, जो गैस पाइपलाइन है, जो दूसरी चीजें हैं, इंशाल्लाह वो तो जाहिर है दूसरे सर्कमस्टांसेस भी हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ईरान के अलावा चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आई थिंक बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार में, और इनफैक्ट आगे इकोनॉमिक्स में भी मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह फायदा ही होगा। फायदा तो हुआ है और आई थिंक होगा भी इन द फ्यूचर। मतलब होगा, और एक ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी प्रोवाइड हो जाएगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, खलीजी ममालिक को। अमेरिका के ऊपर कॉन्फिडेंस आई थिंक कम हुआ है, तो पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि क्योंकि ईरान के साथ भी सबको पता है कि पाकिस्तान की बात अच्छी है, तो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखने की कोशिश की जाएगी अरब ममालिक की तरफ से। पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब जरा अमेरिका से ज्यादा रिलायंस पाकिस्तान के ऊपर होगी मेरे ख्याल में। राइट। अच्छा, और जॉन साहब एक बात मुझे ये बताएं कि ये अल्लाह करे ये जंग रुके और ये सीज फायर हो और मुआहदा अमन हो जाए इस पूरे रीजन में, इसके बाद ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईरान की, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके साथ रिलेशनशिप कैसी देखते हैं आप ईरान की? डिफरेंस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उतने अच्छे होंगे या नहीं जैसे पहले थे, आई डोंट नो। दूसरे ममालिक के साथ भी, कतर और सऊदी अरब के साथ आई थिंक नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हो गए हैं ऑलरेडी। ममालिक है उनके साथ रिलेशंस, फॉर एग्जांपल यूएई के साथ कभी भी रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। कुवैत और बहरेन के साथ भी रिलेशंस अच्छे होने का चांसेस बहुत कम है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहत हैं। देखिए इन सारे जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं उन सब में
सबने बेसिस दिए अमेरिका को, सबने जो है वो इनके स्ट्रैटो टैंकर्स ने इजरायली जहाजों को तेल जो है फराहम किया, सबने रहने की जगहें दी यूएस सोल्जर्स की कि यूएस सोल्जर्स कहाँ रहेंगे। और कुछ मुल्कों ने, अब देखिए कुछ की तो मजबूरी थी कि ऐसा कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट किया। हिमार मिसाइल्स लैंड के थ्रू, बेसिस के थ्रू नहीं बल्कि जमीन के थ्रू, रास अल खैमा के थ्रू आई ईरान के ऊपर। बुबियान पोर्ट के ऊपर जो मिसाइल्स स्टेशन की कुवैत ने, वो भी जमीन के थ्रू आए। उन्होंने तो पहले भी कभी नहीं कहा था कि हम अटैक नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी तो इनकी पॉलिसीज ओपन रही हैं। तो आई थिंक काफी मुल्कों के साथ हालात अच्छे होंगे, काफी मुल्कों के साथ हालात बुरे रहेंगे। और आई थिंक जो एक ओवरऑल सिक्योरिटी का जो जो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आई थिंक एक लाइबिलिटी के तौर पे देखा जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे जितने पैसे उसने लिए और ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर के करीब और अलग अलग मुल्कों से जो पैसे लिए, उसका कोई आई थिंक फायदा नहीं हो पाया। राइट। नॉर्मलाइज हो जाएंगे कुछ मुल्कों के साथ और कुछ मुल्कों के साथ बुरे ही रहेंगे। ओके। अच्छा जॉन साहब, ये आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आखिरी सवाल ये है कि आपने अपनी गुफ्तगू में मेंशन किया था कि इकोनॉमिक हार्डशिप थी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा था मासेस की तरफ से अगेंस्ट रिजीम। अब चीजें चेंज हो गई हैं, वो आप बताया आपने सारा कि बीइंग अ नेशन सब यूनाइटेड है और सारा मामला है। ये सीज फायर हो जाता है, मुआहदा हो जाता है, ये ईरान जो है डेवलप हो जाता है, बेनिफिट्स भी होने लग जाते हैं। तो कौन सी क्लास, ईरान की कौन सी क्लास बेनिफिशियरी होगी? जो मासेस होंगे वो उसी तरह हार्डशिप में रहेंगे और सिर्फ जो एलीट होगी वही ये सारे बेनिफिट्स जो है वो मतलब सारे राइप चीजें जो है वो उसको मिलेंगी और आवाम का वही हाल रहना है, या कुछ चेंज आप देखते हैं आने वाले वक्त में? आवाम का इस इकोनॉमिक हार्डशिप के दौरान हाल में अगर आपको बताऊं, तो बिजली पूरे 24 घंटे एसी चलने के बावजूद, पूरे घर में किचन में भी एसी चलता है मेरे, 24 घंटे एसी चलने के बावजूद बिल कितना आता है? 4,000 रुपये आता है। और आवाम का ये हाल है कि एक भी बंदा आपको, तकी साहब भी आए हुए हैं ईरान, आई एम श्योर वो अग्री करेंगे, एक भी बंदा आपको होमलेस नजर नहीं आएगा ईरान के अंदर। गाड़ियों का जो ओनरशिप का रेट है वो ईरान के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गाड़ियां ईरान के अंदर है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे होते हैं। हर बंदा तो यहाँ पे गाड़ी भी है, हर बंदे के पास यहाँ घर भी है, हर बंदे को यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक अर्जा देती है। ये आई थिंक तकी साहब को पता होगा। याराना याराना याराना, याराना देती है, ऐसा अर्जा तो एक्सपोर्ट के लिए होता है, याराना देती है हर महीने को। अभी हर महीने जो है वो 10 मिलियन दिए जाएंगे महीने के 2 साल तक। तो वो एडवांस उसके एडवांस में अलावा है। बैंक में आता है। जी एडवांस में आते एडवांस में जी जी, अकाउंट में एडवांस आता में है। आता है। तो अच्छा। इकोनॉमिक हार्डशिप जो नजर आती है ईरान की, ईरान इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेवलप्ड, इट इज एक्सट्रीमली डेवलप्ड। बिजली यहाँ पे हर घर में, खैर तस्वुर ही नहीं है कि बिजली नहीं होगी, ये तो बड़ा एक, कभी अगर बिजली जाए तो लोग हैरानी करते हैं कि बिजली कैसे चली गई। अभी जो पावर प्लांट्स पे अटैक हुआ था वो भी 1 घंटे के लिए बिजली गई थी, उसके अलावा 1 घंटे बाद बिजली जो है वो रिस्टोर हो गई। 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी है ईरान के पास कि वो बिजली पैदावार कर सकता है। और मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं, रोडें जो है वो बेहतरीन है। गांव गांव के अंदर जो आप जाके देख लें, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा कि ये शहर है ये गांव है। गाड़ियां अगर आप देखें तो नॉर्मली रोड्स पे आपको एक ही तरीके की गाड़ियां नजर आएंगी, एक्सेप्ट फॉर कि आप तेहरान के बाला शहर में फरमानिया के अंदर अगर जाएं तो फॉर एग्जांपल कोई गाड़ियां आपको जो है वो मर्सिडीज या कोई बीएमडब्ल्यू आपको नजर आए, वरना गाड़ियां भी एक ही बनाता है, सबके पास एक ही तरीके का। तो ये जो सिस्टम है वो ऑलरेडी, इकोनॉमिक हार्डशिप इस तरीके की नहीं है कि ईरानी जो है वो सफर कर रहे हैं या वो रोडों पे लेटे हुए हैं। आप मुझे एक भी अगर वीडियो दिखा दें होमलेसनेस की, तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना परसेप्शन, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो होमलेस हो, या फॉर एग्जांपल कोई जो है वो ऐसी परेशानी हो कि लोग हार्डशिप्स में रह रहे हो। बिल्कुल है, रिलेटिव हार्डशिप है, लेकिन ईरानी आवाम की मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो इनके लिए हार्डशिप और दूसरे मुल्कों के लिए हार्डशिप है। फॉर एग्जाम्पल, ये जब बिजली जाती है तो जनरेटर नहीं लगाते, या पानी नहीं आ रहा तो टैंकर नहीं मंगवाते, ये बाहर रोडों पे आ जाते हैं। ये प्रोटेस्ट हमें सिलसिला हमेशा से शुरू होता हुआ नजर आया है, पहले से चलता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे तस्वुर ही नहीं किया जाता वो चीजें जो दूसरे ममालिक में होती हैं। तो आई थिंक चले एक बड़ा डिफरेंस है उस सेंस में। जॉन यस, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम थैंक यू दिया। सो मच, थैंक यू यू आर वेरी मोस्ट मच। वेलकम। आखिर के अंदर मैं जनाब एजाज साहब जो प्रेसिडेंट हैं हमारे इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने कंक्लूड करें इस सेशन को और अपने रिमार्क्स, अपनी बात करें, बात सामने रखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। एजाज साहब। कामरान कामरान साहब, मेरे ख्याल में एजाज साहब की जो है ना वो अनम्यूट, यहाँ का यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको जो है ना
इख्तितामिया कलिमात ये आप फरमाएं। ये अगर डॉक्टर उमा गफ्फार साहिबा हैं तो उनसे कहें वो आ जाएं प्लीज। मैं बस चंद अल्फाज में ही कहूंगी कि इन दोनों का बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन आजकल मुख्तलिफ मीडिया में भी नजर आ रहे होते हैं, उनकी गहरी नजर है इसके ईरान के मसाइल के ऊपर भी, जो ईरान में जो ईरान और अमेरिका और इसराइल के साथ जो चल रहा है उसके ऊपर। और अभी जो सवालात हुए, तकी साहब ने बहुत अच्छे सवालात उठाए, उसमें बहुत भरपूर जो है वो डिस्कशन भी हुआ और बात भी हुई। तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस गुफ्तगू में शामिल रहे। और फिर दोबारा जो आप भी मौजूद हैं उनसे फिर दोबारा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ये एक तो उस सिलसिले का जो हम ये इसराइल और अमेरिका की जंग जो है वो ईरान के साथ और जो इस इलाके की सूरत हाल है उसके हवाले से एक सीरीज शुरू की है। ये उस सीरीज का पहला प्रोग्राम था, जैसे कामरान साहब ने भी शुरू में कहा। तो हमारा हर सैटरडे को प्रोग्राम हुआ करेंगे और 9 बजे, और वो 9 बजे जो है वो जूम के ऊपर ही होंगे। तो आप लोगों से लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, जो नया जूम लिंक होगा। तो हमारे ये रेगुलर और बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है इसकी बात करेंगे हम। जो पॉलिटिकल सिचुएशन अमेरिका इस हवाले से कैसे देखता है और फलस्तीन का इशू क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जो मेहमान हमारे आए और हमारे साथ शामिल हुए और इस इल्मी गुफ्तगू में वो हमारे साथ शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एजाज जी साहब, जी आपकी वो म्यूट था और वो गुफ्तगू नहीं हो हाँ, सकी। पता नहीं क्या हो गया इस कंप्यूटर को। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सबकी। और जिन आप अपनी बात कहें अपनी। हाँ, बस जान हुसैन साहब की तक सुनी। मेरे भी एक दो सवाल थे मगर मजबूरी में कर नहीं सका, क्योंकि टाइम की वजह से वो चले भी गए। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग ए वंडरफुल डिस्कशन एंड थिंग्स लाइक दैट। मेरे ख्याल में ये जो अभी कामरान साहब कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे एवरी वीक, तो आई थिंक दिस इज बेटर। और बस अब शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। Thank you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मेहनत कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।